दोस्तों, आपको कहानी अंत तक सुननी है। सच्चाई जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। सेंट्रल जेल में बंद पति ने फांसी पर लटकने से पहले अपनी आखिरी इच्छा में अपनी पत्नी से सुहागरात करने की इच्छा जताई और उसकी ये इच्छा पूरा किया गया। जब जेल के अंदर पत्नी के साथ सुहागरात मनाने लगा कैदी, फिर क्या हुआ जो सब देख पुलिसकर्मी चिल्लाए। मैंने कमरे में 2 गुप्त कैमरे लगाए थे। यह बहुत गंदा कदम था, लेकिन मेरे वरिष्ठों ने मुझ पर दबाव डाला और जेलर साहब चाहते थे कि मैं उनके कमरे में कैमरे लगाऊं, जहां कुछ मिनट बाद एक कैदी से उसकी पत्नी को मिलने जाना था। मैं जेलर साहब की बात को समझा नहीं। पहले वह मौत की सजा पाने वाला कैदी था। ऐसी अजीब इच्छा स्वीकार करना बहुत आसानी से राजी हो गए। थोड़ा अजीबोगरीब था। और फिर कमरे में कैमरा लगाकर उसने हद पार कर दिया था। लेकिन जेलर साहब से हर तरह का काम कर सकता है। अक्सर रात में कई बार बैठकर शराब पिया करते थे और उनसे कोई बात का डर नहीं था। शायद यह उनकी स्थिति थी जिसके कारण उन्हें किसी का डर नहीं था। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए कमरे में कैमरा लगाना और पति पत्नी के बीच होने वाली किसी भी घटना को देखना पूरी तरह से अस्वीकार्य था। कैमरा लगाने के बाद मैं कैदी की जेल में पहुंच गया, जहां वह अकेला बैठा था। जब भी मैं उसका चेहरा देखता हूं तो मुझे एक अजीब सा एहसास होता था। उसे 2 दिन बाद फांसी सजा सुनाई गई और उसके चेहरे पर इतना सुकून था, मानो उसने हत्या नहीं किया है लेकिन कुछ अच्छा किया है। चेहरे पर मौत का कोई डर ही नहीं था कि अब भी उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। वह बहुत आराम से बैठा था। मैं उसके करीब जाकर मेरे घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों में देखते हुए उससे पूछा कि भाई कैदी नंबर 515, तुम्हें मौत से डर क्यों नहीं लगता? यहां तक कि तुम मरने से पहले ही अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाना चाहते हो। मेरी बात मान, तुम अपनी इस ख्वाहिश को भूल जाओ और भगवान को याद कर। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस उसके चेहरे का अध्ययन किया और वहां से उठ गया। अब तक मैंने किसी के चेहरे पर ऐसी संतुष्टि नहीं देखी थी, लेकिन आज मुझे बार बार आश्चर्य हो रहा था कि मौत के सामने भी वह शांत कैसे रह सकता है। मैं नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी उस कमरे में जाए, लेकिन यह सब मेरे हाथ से बाहर था। वह कैदी केवल 28 साल का था। उसने अपने जिगरी दोस्त को मार डाला था और वह उस मौत के जुर्म में यहां तक पहुंच गया था। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि उसने यह हत्या क्यों की, यह किसी को नहीं पता था और न ही उसने इसकी वजह किसी को बताई, बल्कि उसने खुद ही पुलिस को इसकी वजह बताई, खुद ही गिरफ्तार कर लिया था और खुलासा कर दिया था कि वह ही कातिल है। लेकिन जब उससे हत्या की वजह पूछी गई तो उसने अपना मुंह बंद कर लिया। यहां तक कि अदालत में भी उसने स्वयं स्वीकार किया कि वह हत्यारा है, लेकिन तब भी उसने हत्या का कारण नहीं बताया और उसने स्वयं अपराध कबूल कर लिया था। फिर भी उसे मौत की सजा सुनाई गई। इस बारे में उनकी पत्नी से भी काफी पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया ही वह कुछ जानती है। उसका पति रमेश और उसका दोस्त महेश एक दूसरे के बहुत करीब थे और उनके बीच कोई झगड़ा नहीं था, जिसके कारण उसके पति ने हत्या कर दी। कुछ ही समय बाद मुझे वायरलेस पर एक संदेश मिला कि कैदी नंबर 515 की पत्नी आई है। यह सुनकर मैं थोड़ा सा परेशान हो गया, सचमुच परेशान हो गया, क्योंकि वह एक कैमरा था। इसलिए मुझे लगा कि यह बहुत बुरा है कि जेलर उस कैमरे की मदद से पति पत्नी के बीच के दृश्य देखेगा। लेकिन मैं अपनी नौकरी के कारण मजबूर था। इस नौकरी को पाने के लिए मैंने 5 लाख रुपए की रिश्वत दी थी और अब जब मुझे यह सरकारी नौकरी मिल गई तो मुझे वही काम करना पड़ा जो सीनियर अधिकारी मुझे चाहते थे। अगर मैंने उनके खिलाफ कुछ किया तो या तो मेरा ट्रांसफर कर दिया जाएगा या नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसलिए मैंने तब भी अपना मुंह बंद रखा। जेलर साहब के आदेश से मैं इस कैदी की पत्नी को उस कमरे में ले गया। उसकी पत्नी जवान और बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसने खुद को कमरे में छिपा कर रखा था। एक बार अंधेरा था, तभी मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। मैं सोच रहा था कि अगर जेलर साहब की नज़र उस औरत के चेहरे पर पड़ गई तो उसकी किस्मत जरूर बर्बाद हो जाएगी। उसे औरतों से बहुत प्यार था
उसके कमरे में अक्सर औरतें आती थीं। रात को लाया गया और देखा कि वहां क्या हो रहा था। बिना देखे भी मुझे पता था। जेलर के आदेश पर कैदी नंबर 515 को उस कमरे में भेजा गया और भेजने से पहले दोनों पति पत्नी की अच्छी तरह से तलाशी ली गई ताकि कुछ भी गलत न हो। आज तक कभी नहीं किसी कैदी ने नहीं मांगी ऐसी अनोखी इच्छा। जेल यह पहली बार हो रहा था और यह एक रहस्य रखा गया था। जेलर साहब ने ना किसी से पूछा और ना ही किसी से इजाजत ली गई थी या नहीं इस बात किसी के सामने घोषित की। और यह मुझे बाद में पता चला कि उसे इसे रद्द करने के बजाय इस आखिरी इच्छा को क्यों पूरा करना समझा। कमरे के बाहर 2 गार्ड तैनात थे। कमरे के दरवाजे पर कोई ताला नहीं है। उन दोनों को छोड़ने के बाद मैं जेलर साहब के आदेश से उनके कमरे में पहुंचा। जब वह लैपटॉप खोलकर बैठा था तो उसने मुझसे अपने साथ बैठने का इशारा किया। मैं उनसे खूब बातें करता था। उन्होंने मुझ पर बहुत भरोसा था। चलो हम भी कुछ मजा करें। और ये सुनकर मुझे शर्म आती है लगा और मैंने कहा नहीं सर, मैं जेल का चक्कर लगाकर आता हूँ, आप बैठिए। लेकिन ऐसा नहीं है। विश्वास किया और कहने लगा कि तुम भी मेरे साथ हो, अब बैठ जाओ। मरने से पहले उस कैदी की अजीब चाहत ने मजबूर कर दिया कि देखूं तो वास तब में उसकी पत्नी में ऐसा क्या है। तो उनकी मृत्यु के समय उनकी पत्नी के साथ सुहागरात मनाने की चाहत है। कुछ ऐसा ही होगा और इसलिए मरने से पहले ही उसे पत्नी का साथ चाहता है। उसकी मौत के बाद पत्नी विधवा हो जाएगी, बेचारी गरीब हो जाएगी। यह एक महिला है, हम इसका खाने पीने कुछ इंतजाम कर देंगे, ऐसा कहा और बहुत जोर से हंसा। और उसकी हंसी में मैं वहां मौजूद लालच और धोखे को स्पष्ट रूप से देख सकता था। मैं जानता था कि उनकी नियति कैसी थी। उनके लिए कैमरा लगाने को मजबूर किया और जिसके कारण वह एक अनोखी चाहत पूरी हो गई। वो इस वीडियो के मदद से उस महिला को ब्लैकमेल करके उसने अपना गंदा मकसद बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। और जैसे ही मैं इसे समझूंगा मुझे खुद से नफरत होने लगी। जो मैंने उससे कहा कैमरे क्यों लगवाएं, क्योंकि एक सम्मानित महिला सारा जीवन उसके चरणों में गिरकर रोना था। मैं खुद शादीशुदा था, इसलिए शायद सब कुछ बहुत ज्यादा महसूस हो रहा था। जेलर सर ने मुझे उनके साथ जबरदस्ती बैठाया। कमरे के अंदर का दृश्य स्क्रीन पर दिखाई दिए। बहुत उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे, आवाज का विकल्प भी उपलब्ध था। और उस कमरे में जो कुछ भी घटित होता है वह साफ सुनाई दे रहा था। जेलर साहब की झलक स्क्रीन पर स्तब्ध। मैं कभी स्क्रीन की ओर देखता तो कभी शर्म से सिर झुका लेता। कैदी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बैठाया और उसके चेहरे से नकाब हटा दिया। जैसे ही उसकी पत्नी का चेहरा स्क्रीन पर आया, जेलर ने अपनी गंदी जीभ से महिला की सुंदरता की प्रशंसा कर रहे थे। और तभी स्पीकर से आने वाली आवाज ने हम दोनों को चौंका दिया। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। मेरी भी नजर स्क्रीन पर टिकी हुई थी और फिर हमने जो दृश्य देखा उसे देखकर हमारी चीख निकल गई। उस कैदी की पत्नी ने सुहागरात के दौरान कुछ ऐसा किया जो शायद कोई महिला नहीं कर पाती। वह अपने पति से अधिक मजबूत बनकर उभरी और देखा। अपने पति को देखकर अब समझ आया क्या वह उसका पति अपनी आखिरी वसीयत में था। अपनी पत्नी से ऐसी चाहत क्यों व्यक्त किया। जेलर साहब तुरंत कमरे में की ओर दौड़ा। मैं भी उनके पीछे पीछे चला भागे। और जब हम कमरे में दाखिल हुए तब कैदी बिस्तर पर लेट गया और उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं और उनकी पत्नी ने झट से अपना चेहरा छिपा लिया। बिना सोचे समझे जेलर ने महिला का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में खींच लिया। और मैं कैदी के पास खड़ा रह गया, चिल्ला रहा था और मुझसे पूछ रहा था कि उसकी पत्नी को क्यों ले जाया जा रहा है। आ रहा हूं, लेकिन मैं उसके सवाल का जवाब नहीं दे सका क्योंकि मुझे पता था कि जेलर सर अब उस महिला के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। उस महिला ने अपने पति के साथ जो कुछ भी किया है, जेलर सर उसे किसी भी कीमत पर जाने नहीं देंगे। मैंने कैदी को बैठने का इशारा किया और खुद भी उनके सामने बैठा। और ये पहली बार था जब मैंने उसकी आवाज बराबर सुनी थी, अन्यथा वह कभी बोलता ही नहीं। मैंने उससे कहा कि मुझे अपने बारे में सब कुछ सच बताओ और यह अपराध क्यों किया। फिर उसने चुपचाप सिर झुका लिया।
तो मैंने उससे सख्ती से कहा कि जो तुम दोनों पति पत्नी के बीच इस कमरे में हुआ, ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। यदि आप अपने अपराध का कारण नहीं बताते तो यह रिकॉर्डिंग दुनिया के सामने पेश की जाएगी। तो आपकी पत्नी का सम्मान है, बेहतर होगा कि आप मेरे लिए वह कारण बताओ किस वजह से आप यहाँ हैं, और यह भी बताइए कि आखिरी इच्छा के तौर पर अपनी पत्नी को यहाँ क्यों बुलाया। रिकॉर्डिंग की बात सुनते ही कैदी के चेहरे पर एक अजीब सी निराशा छा गई और फिर वह धीरे धीरे सब कुछ कहने लगा। उसका नाम रमेश था। बचपन से ही उसकी और महेश की बहुत गहरी दोस्ती थी। उसके लिए उसका दोस्त ही उसकी जिंदगी था और वह अपने दोस्त के बिना कभी एक कदम भी नहीं चलता था। दोनों दोस्त एक साथ पढ़ाई भी करते थे, लेकिन साथ ही एक ही कंपनी में नौकरी भी करना भी शुरू कर दिया। जबकि रमेश की नौकरी थोड़ा बेहतर थी, फिर उसके परिवार सदस्यों ने शादी के बारे में बात की और फिर उसके माता पिता अपनी पसंद की लड़की से उसके लिए व्यवस्था की और इस तरह रमेश की जिंदगी में उनकी पत्नी दिव्या आई। इन दोनों की शादी काफी धूमधाम से हुई और सबसे ज्यादा अगर कोई है तो उसकी शादी पर खुश था तो वह था उसका दोस्त महेश। दिव्या अपना सौभाग्य अपने साथ ले आई थी। आर्य और रमेश को प्रमोशन मिली और महेश उसी स्थान पर रहा जहां वह पहले था। क्योंकि महेश नौकरी के अलावा अन्य चीजों पर भी ज्यादा ध्यान दे रहा था, शायद इसीलिए प्रगति भी नहीं कर सका। रमेश की मां बड़े बेटे के साथ दूसरे शहर चले गए और यहाँ केवल रमेश और उसकी पत्नी दिव्या रह गए थे और काम के लिए देर होने के कारण रमेश को घर के छोटे मोटे कामकाज में परेशानी शुरू हो गई। हालांकि महेश का प्रमोशन नहीं हुआ, इसलिए इस पर ऑफिस का काम दबाव बहुत ज्यादा नहीं था। इसीलिए रमेश उसे अपने घर के कामों के बारे में बताता था। सब कुछ यह ठीक चल रहा था, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन फिर धीरे धीरे दिव्या का व्यवहार बदल गया। हर बार परेशान दिखती थी और वह रमेश से बात करने में भी शर्माती है। दोनों के बीच एक अजीब सी दूरियां पैदा हो गईं और घर में भी सन्नाटा था। रमेश को यह बात महसूस कर रहा था कि दिव्या किस बात से परेशान है, लेकिन उनसे पूछने के बावजूद भी दिव्या ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। और फिर एक दिन जब रमेश ने दिव्या को थोड़ी सख्ती की से पूछा क्या कोई समस्या है, उन्होंने महेश के बारे में ऐसी बात कह दी कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसने कहा कि महेश उसे बुरी नजर से देखता है और परेशान करता है। यह सुनकर रमेश को गुस्सा आ गया। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन साथ ही उसे महेश की दोस्ती पर पूरा भरोसा था। वह कहने लगा कि तुम्हारा कोई नहीं है, कोई गलतफहमी हुई होगी। लेकिन दिव्या ने ऐसा कहा कि इस बात को उसने महसूस किया है। रमेश को दिव्या पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था और फिर अगले दिन भी उसने महेश को पैसे दिए और कुछ खरीदने के लिए कहा, जिसे उसे ऑफिस से लौटते समय खरीद कर दिव्या के घर तक पहुंचाना था। जैसे ही महेश खुशी खुशी पैसे लेकर निकला तो रमेश ने सोचा कि उसी के पीछे जाकर देखना होगा कि क्या दिव्या सच कह रही थी या उसे कोई गलतफहमी थी। महेश के पीछे पीछे जब रमेश घर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। वह ड्राइंग रूम के दरवाजे पर रुक गया। महेश और उसकी पत्नी अंदर बातें कर रहे थे। ड्राइंग रूम थे और उन दोनों की बातों से रमेश स्तब्ध रह गया। उसने कहा, बहुत हो गया महेश, अब तुमरे अपनी हद में। और महेश उससे कह रहा था कि अगर दिव्या उस पर विश्वास नहीं करती तो वह अपनी सीमा लांघने पर मजबूर किया। अब दिव्या ने जो भी कहा सच्चाई उसके खिलाफ था। जो कुछ भी था वह सच था, लेकिन उसमें उन दोनों के सामने जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। जिस दोस्त पर उसे इतना गर्व था, जिस पर भरोसा करके उसने उसे घर भेजा, उसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा। वह घर से वापस चला गया। 2 दिन बीत चुके थे और रमेश के दिल में आग जल रही थी। उसने अपनी पत्नी दिव्या को पियरे में रहने के लिए कहा और खुद ऑफिस से लौटने पर महेश को अपने साथ घर ले आए। वह महेश से जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जब उसने यही बात अपने दोस्त से पूछी तो उसके दोस्त ने जो कुछ उसे बताया उसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसके दोस्त ने कहा कि दिव्या पहले भी कई लड़कों के साथ फ्लर्ट कर चुकी है, उसकी चालें अच्छी नहीं हैं। यह सुनकर रमेश को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में अपने दोस्त को मारना शुरू कर दिया। उसके दोस्त ने भी उस पर हाथ उठाया।
गुस्से में रमेश ने वहां रखा फल काटने वाला चाकू उठा लिया, उस पर हमला कर दिया और ये सब इतना अचानक हुआ कि सीधे उसके हाथ की नस कट गई। थोड़ी देर में उसके दोस्त की कमरे में मौत हो गई और जब रमेश को होश आया तो सब कुछ खत्म हो चुका था। उसने खुद ही पुलिस को फोन किया और क्योंकि वह कोई अपराधी नहीं था, इसलिए उसने जो किया उससे वह स्तब्ध रह गया। और फिर रमेश ने खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। 4 महीने की सुनवाई के बाद रमेश को मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सजा सुनने के बाद भी उसके आंसू नहीं निकले। वह बिल्कुल चुप था और एक बार उसे मिलने उसकी पत्नी जेल में आई थी, लेकिन कुछ ही देर में चली गई और फिर कैदी ने मरने से पहले अपनी पत्नी से मिलाने की आखिरी इच्छा जताई जेलर साहब, और मैंने सोचा कि शायद वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और इसलिए उसे आखिरी बार देखना चाहता है, लेकिन स्क्रीन पर दृश्य कुछ और ही बता रहे थे। जब उसकी पत्नी उससे मिलने आई तो उसने उसे अपने सामने बैठाया और उससे कहने लगा कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है, मुझे पता चल गया है कि अपराधी मेरा दोस्त नहीं बल्कि तुम हो। यह कहते हुए उसने अपनी पत्नी के कपड़े उसके शरीर से खींच दिए और कहा कि तुम्हें अपनी इज्जत लूटने का बहुत शौक है, आज मैं तुम्हारी इज्जत लूटूंगा। और ये सुना पत्नी ने कहा, तुम्हें कल फांसी की सजा दी जाएगी, अब आप चाहकर भी खुद को नहीं बचा सकते, अगर आप गलत भी करेंगे तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये सच है कि मैं तुमसे ज्यादा तुम्हारे दोस्त को प्यार हो गया, इसलिए मैंने उसे मार डाला और खींचने लगे, पर हर बार तुम्हारी ही होती है। वह दोस्ती को बीच में ले आएगा और कहेगा कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। वह तुम्हें मेरी सच्चाई बताना चाहता था, वह जानता था कि मेरे कई लड़कों के साथ संबंध है और इसलिए मैंने डर के मारे तुम्हारे दिल में उसके लिए झूठ बोलना शुरू कर दिया, ताकि अगर वह तुम्हें कुछ भी बताए तो तुम उस पर विश्वास करो। मैं चाहता थी कि तुम उससे दूर रहो और तुम्हें सच नहीं पता चले। और जब आप दोनों की दोस्ती के बीच दूरियां आ गईं, रमेश तक पहुंचना भी आसान हो गया। दूर जा रहा है, यह सुनते ही रमेश इस पर बजाने लगेगा हमला किया और बदले में दिव्या ने और भी जोर से धक्का देना। इसकी शुरुआत रमेश से भी ज्यादा हुई। बिजली चली गई और यह सब मैंने और जेलर ने सुनने और देखने के बाद सर दौड़ते हुए उस कमरे में आए थे और अब मैं सब कुछ ठीक से जानता था। मैं फिर पूछा, लेकिन वह तुम्हारी पत्नी को यहाँ क्यों लाया, फोन किया? यह सुनकर रमेश बोला, मुझे लगा कि उस वक्त मैं भावुक हो गया था, मेरा दोस्त मारा गया, लेकिन फिर जब मेरी पत्नी यहाँ मुझसे मिलने आई तब मुझे उसकी बातों से यह एहसास हुआ कहीं ना कहीं वही गलत है। मेरे पास कोई नहीं है, मेरे दोस्त की मौत के पीछे कोई वजह नहीं है। कहा, मेरी पत्नी के सम्मान के कारण यह बदतर होता जा रहा था, लेकिन अब मुझे इसका एहसास होने लगा था कि मेरी पत्नी ठीक नहीं है और फिर मुझे यह विचार आ गया कि मैं मरने वाला हूं, मुझे पहले सच्चाई जानने की जरूरत है, इसलिए मैंने ऐसा किया, मिलने के लिए बुलाया। लेकिन अगर वो मेरे सामने उसने आकर अपनी सच्चाई स्वीकार कर ली, अगर होता भी तो वह मेरे किसी काम का नहीं होता, इसलिए मैंने सुहागरात की बात कही, क्योंकि आजकल मैं अच्छे स्वभाव का जेलर हूं। वैसे मुझे यह पता था यहाँ हम दोनों पति पत्नी देखने के लिए कैमरा लगवाएगा और मेरा भी सच्चाई कैमरे पर रिकॉर्ड हो जाएगी और मेरी भी यकीन बिल्कुल सही साबित हुआ। मुझे पता है कि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं और सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड होता है। वो कहने लगा कि मैं मौत की सजा से बचना नहीं चाहता, मुझे अपने बचपन के दोस्त पर अफसोस है। शब्द पर भरोसा मत करो, उसने मेरी वजह से दुनिया छोड़ दी, ताकि मेरी भी इच्छा है कि मेरी पत्नी को गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। वही थी जिसने दोनों के बीच नफरत का बीज बोया था। इस बारे में ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। जेलर के स्वभाव के अनुसार वह अधिक चालाक था, यह महसूस करते हुए कि उसने यह पूरा खेल खेला है और वह भी सफल थी। उसकी पत्नी का असली चेहरा कैमरे पर रिकॉर्ड हो गया और अब उसकी पत्नी को भी सजा हो सकती थी, लेकिन यह सब जेलर के हाथ में था। मैंने कैदी नंबर 515 को वापस उसकी जेल में भेज दिया। उसे अगले दिन फांसी होनी थी। जब मैं वापस जेलर साहब के कमरे में पहुंचा तो उसके कमरे का दरवाजा बंद था। मुझे पता था, मैं जानता था कि वह उस महिला को आसानी से जाने नहीं देंगे। मैं चुपचाप निकल गया और जेल के चारों ओर घूमता रहा,
सोचता रहा कि एक महिला कितनी जिंदगियां बर्बाद कर सकती है। दिव्या अब तक अनगिनत लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर चुकी थी और आखिरकार उसने अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया। इन सब के बाद वह खुद बच गई। जेलर साहब तो पता नहीं कब तक उसे हवस का शिकार बनाने वाले थे। शायद वो भी यहां आने वाली औरतों की लिस्ट में शामिल होने वाली थी। इस जेल में काम करने से एक बात जो मैंने बहुत अच्छी तरह से सीखी वह यह कि ज्यादातर अपराध सामने आ ही जाते हैं और बिना सच जाने किया जाता है। इसलिए मैं इसके बारे में बात करता हूं कि कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार सच्चाई जान लेनी चाहिए। दोस्त, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त।